अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू के सेशन के लिए। और हमें इस दफ़ा अपना काम किताब का नहीं है, हमें अपने एग्ज़ाम के पर्चे का काम है। और हम देखेंगे इस पर्चे में कि किस तरह के पेपर हमारे सामने आने वाले हैं। ये पर्चा हूबहू पर्चा नहीं है कि आप इसे रट्टाफिकेशन कर लें, रट्टा मार लें और याद कर लें। ये पर्चा ये बताएगा कि आपको आने वाला एग्ज़ाम किस तरह का आएगा। हो सकता है इस पर्चे में से कुछ सवालात आपको एग्ज़ाम में आपके आने वाले पर्चे में मिल जाएं। और सबसे पहले जब भी हमारे हाथ में पर्चा आएगा तो हमें सबसे पहले उसकी इंस्ट्रक्शन हिदायत पढ़नी पड़ती हैं। और इस हिदायत में सबसे पहला हिदायत हमारी यह है कि इस सवालनामे में कुल 19 सवालात और 15 सफ़हात हैं। पेपर हाथ में आती है, अगर उसमें सील लगी है तो सील खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर गिनने हैं 1 से लेके 15 तक सफ़े। उसके बाद पहला सवाल नंबर पहला देख लेंगे और सवाल नंबर 19 देख लेंगे। अगर इस सीरीज़ में आपको गड़बड़ लगती है तो फ़ौरन उस पेपर आप चेंज कर लें, बदल लें। उसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है कि रोल नंबर लिखेंगे आप हिंसों में, जो भी आपका रोल नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 3 4 7 8 या 6 7 8 9, जो भी सीरीज हो उसके हिसाब से आपको अपना रोल नंबर लिखा है। आपको एडमिट कार्ड मिल चुके होंगे, उस एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर लिखा होगा, वही रोल नंबर आपको इसमें लिखना है। फिर रोल नंबर अल्फाज में लिख रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों में नहीं, जी जो जैसे जैसे हो कि 3 6 8 9 7 5 4 3 2 1 इस तरह करके। इंग्लिश में लिखे 3 4 9, जो भी हो आपका रोल नंबर वो पूरा पूरा लिखते चले जाएंगे। 1000 1 करोड़ 10 लाख इस तरह करके नहीं लिखेंगे। अब आइए इम्तहान की तारीख और दिन, हमारा उर्दू का इम्तहान जो भी उसकी तारीख हो वहाँ एक तरफ यहाँ तारीख डालेंगे, दूसरी तरफ दिन लिखेंगे, डे लिखेंगे। और ये वाला जो कॉलम है निगरान इम्तहान के दस्तखत 1 और 2, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जो भी करेगा, जो निगरान है, जो मुमतहिन है, जो इन्विजिलेटर है, वो आके अपने साइन करेगा आपके इंदराज देखने के बाद। इसके बाद हिदायत पढ़ेंगे। तालिब को सवालनामे के पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर लिखना ज़रूरी है, जैसा कि आपको बता चुका। जैसा कि आपने देखा इसमें आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। मेहरबानी करके अपने सवालनामे को जांच लीजिए कि तमाम सफ़ात और सवालात की इतनी ही तादाद है जितनी पहले सफ़े के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की भी जांच कर लीजिए कि सवालात सीरीज़ में हैं। वही बात है कि सबसे पहले आप देखेंगे कौन से सवालात सीरीज़ में हैं, कितने पर्चे छपे हैं और कितने टोटल सवालात हैं। तालिब इल्म को ए बी सी और डी में से कोई एक जवाब मुंतखब करना है और अलग से दिए गए जवाबनामे में अपना सही जवाब लिखना है। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि सवालनामे में जो ए बी सी डी था उसी पे निशान लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको आंसर शीट पे सवाल की सीरीज लिख के उसका जो सही आंसर है वो लिखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सवाल पूरा उतारेंगे, जैसे कॉपी छाप रहे हो, स्टेटमेंट 4 जवाब और उसके बाद उन्होंने राइट लगाया। अगर आप पास टाइम है, मुनासिब टाइम है तो बहुत ज़रूर कीजिए, लंबा जितना लंबा कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास 3 घंटे का महदूद टाइम होता है, तो इसमें हम जितना वक्त बचा लें ताकि लैंडी क्वेश्चंस लिखने में हमें आसानी हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि सवाल की सीरीज सपोज कीजिए, पहले सवाल के 4 आंसर हैं, सवाल नंबर 1 4 आंसर हैं, A B C D, इसमें सपोज कीजिए D सही है तो हम आंसर शीट में लिखेंगे सवाल नंबर 1 या सवाल नंबर 1 और आंसर में लिखेंगे डी, ऐसे। या फिर ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर में लिख देंगे डी। इस तरह हमारे पास टाइम की भी बचत होगी और हम अपना स्मार्ट तरीके से काम करेंगे और कम से कम लिखना हमें पड़ेगा और हमारे पूरे नंबर मिल जाते हैं। देखिए जितना ज़्यादा हम लिखने की कोशिश करेंगे हमारे इमले में इतनी ही गलतियाँ आ जाती हैं। अक्सर लोगों के इमले में इतनी गलतियाँ आ जाती हैं, तो इतना कम लिखें, इतना छोटा ना लिखें कि इमले की ज़रूरत ना हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना लिखें कि हमारी गलतियाँ मज़ीद पे मज़ीद बढ़ती चली जाए। मारूजी सवालात के साथ साथ सभी सवालात के जवाब दिए गए हैं, वक्त के अंदर देने हैं। मारूजी सवालात के लिए अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा। जो मारूजी सवालात हैं या MCQ जिसे कहते हैं, उसके लिए 15-16 नंबर के सवाल आते हैं, कहते हैं कि अलग से टाइम दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 3 घंटे के अंदर वो तमाम सवालात
पूरे करने हैं, चाहे वो मारूजी हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हों, लिखने वाले हों, ज़्यादा लंबे चौड़े आंसर वाले हों, चाहे वो एक सिंगल वर्ड आंसर हो, एक लाइन आंसर हो, या टिक वाले आंसर हो। तालिब इल्म जवाबी कापी में रोल नंबर के अलावा अगर कोई दूसरा पहचान का निशान या कोई हिदायत लिखता है तो उसे इम्तहान से खारिज कर दिया जाएगा। देखिए, जो आपको कॉपी मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, उसका OMR शीट सबसे पहले उसके ऊपर OMR शीट मिलेगी, उसके ऊपर आप वही सर्कल डार्क करने वाला होगा, रोल नंबर लिख के, अब सेंटर नंबर लिख के, अपना नाम लिख के, वो तमाम चीज़ें आप उसके अंदर डार्क कर देंगे। उसके अलावा आप उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई निशान नहीं लिखेंगे, कोई बिस्मिल्लाह नहीं लिखेंगे, नॉन इवन 786 भी नहीं लिखेंगे, और किसी भी किस्म का अगर आप इस तरह का कोई निशान या कोई अपने ऊपर चीज़ छोड़ते हैं पहचान की, तो ये मुम्तहिन की मर्जी है कि वो आपकी कॉपी को कैंसिल कर दे और जांचे ही ना। लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाह से हर काम शुरू करना चाहिए, बिस्मिल्लाह अगर हम लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दोस्त जहाँ पे आपको मनाही की जा रही है, मना किया जा रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें आप बिल्कुल ना लिखें। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़रूर शुरू करें, लेकिन बिस्मिल्लाह की जब मना मतलब किसी इस तरह के निशान की मनाही की जा रही है तो इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल ना लिखें, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी जवाबी कापी पर सवालनामे का कोड 65A/3 सेट ए, ये जवाबी कापी सवालनामे का कोड, वो जो आपका OMR शीट आएगी उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर कोड आएगा, तो वो कोड आपको इसी तरह लिखना होगा और फिर उसे डार्क सर्कल कर ले। अब आगे चलते हैं। ये हमारे जनरल इंस्ट्रक्शन है जो हर पर्चे में आपको मिलेगा, उर्दू के पर्चे में नहीं, हर पर्चे में, चाहे वो इंग्लिश का हो या सोशल साइंस का हो या उस जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन सब का हो, उन सब पर्चों में आपको इस तरह की चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, और इन्हीं हिदायत के मद्देनज़र आपको अमल करना होगा और इन हिदायत के तहत आपको अपना पेपर हल करना होगा, सॉल्व करना होगा। देखिए, आपको पता है आपके कुल मार्क्स 100 है, वक्त 3 घंटे का है, यानी ये वो 3 घंटे हैं जब इंसान अपनी तरक्की के लिए काम कर रहा है। इससे बेहतर घंटे, इससे बेहतर वक्त आपको ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता, यही मान के चलिएगा। और आप जानते हैं वक्त की अहमियत कि अगर एक वक्त पर निकल गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा, तो बेहतर ये होगा कि ये 3 घंटे आप मैक्सिमम और बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर सॉल्व कर लिया और बैठ गए आराम से, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे में पेपर सॉल्व करके बैठ गए। अब वो खाली बैठे हुए हैं, कभी सो रहे हैं, कभी ऊँग रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी बातें कर रहे हैं। उससे बहुत बेहतर ये होता है कि हम अपने अपने सवालनामे को दोबारा पढ़ें और अपने जवाब को दोबारा पढ़ें। उसमें आप देखेंगे जब एक बार लिखने के बाद आप दोबारा पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी गलतियाँ होती हैं और जिसको आप तसहीह कर सकते हैं, वो वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरू करते हैं। ये 6 नंबर का सवाल है। दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम भी लिखिए। देखिए, 1 2 शेर हैं ये, यानी 3 नंबर का एक, दूसरा भी 3 नंबर का। वो ताहिर कहसार लबे चश्मा कहसार, वो सर्द हवा और करम अकबर गहरबार, वो मैं हुआ खुशरंग वो सरसब्ज चमनजार, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार। किसकी नज़्म है? आपको ये पता होना चाहिए। आप इसमें लिखेंगे कि दर्ज झेल अशार हमारी किताब की नज़्म कश्मीर से लिए गए हैं और इसके शायर चकबस्त हैं। उसके बाद आप शेर की तशरीह करने लगिए। अगर आप इतना लिख देते हैं तो इस 3 में से 1 नंबर आपका कन्फर्म है और बाकी 2 नंबर शेर की तशरीह। वो दायरे कहसार का दायरे मतलब परिंदा, चश्मा कहसार चश्मा आबशार झरना, वो सर्द हवा ठंडी हवा, वो करम अकबर गहरबार, वो गहरबार का करम शफकत, वो मेवा खुश रंग कश्मीर के मेवे हैं और सरसब्ज चमनजार कश्मीर के बागात हैं। एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार। इतनी साफ़ सुथरी हवा है, इतना अच्छा दिलकश खाने में इतने मेवे हैं, सेहत बख्श मेवे हैं कि जो लोग बीमार बरसों के बीमार रहते हैं वो कश्मीर में जाके
बहुत बेहतर हो जाते हैं, उनकी हालत ठीक हो जाती है और बट बीमार भी वहाँ पे जाके ठीक हो जाता है। और अक्सर डॉक्टर ये मशवरा देते हैं, आबो हवा की तब्दीली का जो मशवरा देते हैं वो या तो कश्मीर के लिए या किसी सरसब्ज जगह का देते हैं कि जहाँ की ताज़ा आबो हवा मरीज़ की सेहत पर अच्छा असर डाले। देखिए जग देता है, या तो देखिए या तो करें ये वाला जहां पे लफ्ज या आ जाए, इसके माने हैं कोई एक, या तो ये वाला या नीचे वाला। जग देता है तुझको दुआएं हम तेरा गुण किस तरह न गाएं, माता तू है हमारी माता प्यारी माता प्यारी माता। ये किसने लिखी है? आपको उसका नाम, शायर का नाम पता होना चाहिए। और जाहिर बात है अब इसमें तो कुछ कहने वाली बात नहीं है, हिंदुस्तान की तारीफ में लिखी गई ये गज़ल, ये नज़्म है। और इसका जो नाम है वो है, जो शायर है वो उसके शायर का नाम आप लिखेंगे और वही है धानी आंचल वाली माता। उसका मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, आप उसमें लिखेंगे उसका नाम, नज़्म का नाम, शायर का नाम, फिर बताएंगे कि तमाम जब मतलब दुनिया, तमाम दुनिया तुझको दुआएं देता है, तेरा गुण हम किस तरह ना गाएं। जब हम तेरे यहाँ रहते हैं, तेरी ज़मीन पर रहते हैं, पलते हैं, तुझसे ही खाते पीते हैं, तुझसे ही फैज़ियाब हासिल कर रहे हैं, तो हम तेरी तारीफ़ें क्यों ना करें। माता तू है हमारी माता, तू हमारी माता, भारत माता के नाम से है, तू हमारी माता है, तू हमारी माँ की जैसी है, प्यारी माता, तू बहुत अच्छी माँ है, तू बहुत ही अच्छी माँ है। ठीक है, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तशरीह में जिनको जो आसान हो और आम फहम हो, और ये कोशिश करेंगे कि जो लफ्ज़ इसमें आ रहे हैं वो लफ्ज़ एक बार आ जाए तो और उसके बाद उसका दूसरे बार मुतरादिफ आए, हम मायने आए, ताकि मायनों को, अल्फाजों को समझने में ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब देखिए ये हमारा नस्र का आ गया, प्रोज का। दर्ज झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। सबक गुज़रा हुआ ज़माना को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा। देखिए ये एग्जामिनर का एहसान है हम पर और आप पर कि उसने पहले ही सबक का नाम बता दिया। जो समझ के पढ़ेगा उसको काफ़ी चीज़ें इम्तहान में से, पर्चे में से ही मिल जाएंगी, और जो सिर्फ पढ़ के नहीं गया तो थोड़ा सा उसे कन्फ्यूजन हो सकता है। सबक गुज़रा हुआ ज़बानों को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस मज़मून की ज़बान कितनी आसान है। पहले पैराग्राफ में बरसात की एक अंधेरी रात की मौसर तस्वीर कशी की गई है। एक बूढ़े आदमी के बारे में बताया गया कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी यानी बचपन और जवानी के दिनों को याद करके किस तरह पछता रहा है। बचपन का ज़माना तो खैर बेफिक्री का होता है, ज़ाहिरी बात है, मगर जवानी ये जवाबी नहीं है, ये चीज़ जवाबी नहीं है, याद रखिएगा, ये चीज़ जवाबी नहीं है, ये जवानी है। जिन लोगों ने सबक पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक, इमले की गलतियों को भी हो सकती हैं और आप उसे सही भी कर सकते हैं। जवानी का ज़माना जिसमें आदमी के अंदर हर ज़माने से ज़्यादा ताकत, जोश और कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, वो वक्त भी उसने लापरवाही से गुजार दिया। पूरा आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपको अंदाज़ा हो गया कौन से सबक का है, और अगर आपने किताब पढ़ी है तो आपको ये पता भी होगा कि इसके लिखने वाले कौन हैं। यहाँ तक आपके जहन में ये पैराग्राफ पढ़ के आ जाना चाहिए। आपकी तैयारी इस कदर इंटेंसिफाई होनी चाहिए। ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है और किसने लिखा है? देखिए ये इक़्तिबास गुज़रा हुआ ज़माने से लिया गया है और इसके जो मुसन्निफ़ हैं कौन हैं? सर सैयद अहमद ख़ान है। सबक गुज़रा हुआ ज़माने की ज़बान कैसी है आपको अगर नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन इक़्तिबास के अंदर उन्होंने बता दिया कि इसकी ज़बान आसान और आम फहम है। आसान तो उन्होंने लिख दिया, आम फहम आम लिख दीजिए, सलीस भी लिख सकते हैं। इस पैराग्राफ में किस माहौल की मौसर तस्वीर कशी की गई है? इस पैराग्राफ में बरसात की एक अंधेरी रात की मौसर तस्वीर कशी की गई है। सारी चीजें आपको पैराग्राफ में मिल रही हैं। सबक में बूढ़े को किन दिनों का पछतावा हो रहा है? सबक में बूढ़े को बचपन का पछतावा हो रहा है? नहीं, सबक में बूढ़े को जवानी के दिनों का पछतावा हो रहा है कि जवानी उसने बिना किसी काम के गुजार दी, बेफिक्री में गुजार दी और अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब आ जाइए यहां पर,
या तो ये वाला कर लीजिए, ABCD 4 सवाल है और मेरे ख्याल से कितने का 8 सवाल का 8 नंबर का है ये, यानी हर सवाल के 2-2 नंबर है। या तो वो कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए। हमने पहला कर लिया, आप दूसरा कीजिए। 5000 साल गुजरे, द्राविड़ियों के उरूज के ज़माने में हिंदुस्तान एक आला दर्जे का तमद्दुन रखता था। द्राविड़, ये द्राविड़ नहीं है, वही है फिर द्राविड़, ये वाला द्राविड़। स्पेलिंग मिस्टेक है, इमले की गलती है। द्राविड़ को यहाँ की दूसरी कौमों के बाद आए थे, और द्राविड़ को नहीं है, गो है यहाँ पर, द्राविड़ गो यहाँ की दूसरी कौमों के बाद आए थे, लेकिन उन्होंने सरजमीन से मुकम्मल मुताबिकत अख्तियार कर ली थी। गो 1500 साल काफ मीम आर्या आए, कितने 1500 साल काफ मीम, और ये गो है। इनके मुताल्लिक ये ख्याल आम है कि वो द्राविड़ियों के मुकाबले में ज़्यादा महज़्ज़ब और मादी ताकतों में बेहतर तरीके से मुसल्लह थे। देखिए मुंदरज इक़्तिबास किस सबक से लिया गया और मुसन्निफ़ का नाम क्या है। जो भी मुसन्निफ़ का नाम है और सबक है, वो थी ना हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, वो इस सबक का नाम है। और इसके राइटर आप देख लीजिएगा मुसन्निफ़ कौन थे। हिंदुस्तान के द्राविड़ कौम को कितने साल गुजरे, उसकी कैसी हालत थी, इसमें लिखा है 5000, और उसकी हालत बहुत शानदार थी, आला दर्जे के तमद्दुन रखते थे। भारत में द्राविड़ कौम के बाद और कौन सी कौम आई और कब, बताया इन्होंने। भारत में द्राविड़ कौम के बाद आर्य आया, और वो कब आया, 1500 काफी कबुल मसीह, पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। और याद रखिए ये काफिम कबुल मसीह कहलाता है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, और ईसवी ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का, जिसे हम इंग्लिश में एडी बोलते हैं, एडी बोलते हैं। और आर्य कौम में क्या आम ख्याल था, आर्य कौम में क्या आम ख्याल था, ये ख्याल आम है कि वो द्राविड़, आर्य कौम में ख्याल आम था कि वो द्राविड़ों के मुकाबले में ज़्यादा महज़्ज़ब है और मादी ताकतों में ज़्यादा बेहतर तरीके से मुसल्लह है। या तो आप इसे पढ़ के अपने हिसाब से जुमला बना दीजिए, और अगर आप जुमला नहीं बना सकते तो यही सेंटेंस एज इट इज़ उतार दीजिए। अगर यही सेंटेंस आप एज इट इज़ उतारेंगे तो नंबर थोड़े से कम मिल जाएंगे, और अगर आप अपनी तरफ से बना के सही से लिखेंगे तो नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। ये वो सवालात हैं जिनमें किसी भी किस्म के नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है। मसनवी की तारीफ लिखिए, और अपनी किताब सबसे पहले गज़ल की तारीफ लिखकर किसी एक गज़ल को शायर का नाम लिखिए। देखिए बहुत छोटा सवाल है, इसे लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गज़ल की तारीफ लिखनी है। गज़ल के लफ्जी मायने या लग़वी मायने क्या है ना, और उसके बाद वही उसकी तारीफ है। उसके बाद आप किसी भी गज़ल को शायर का नाम लिख दीजिए, किसी भी शायर का नाम जो भी आपको याद हो लिख दीजिए। तमाम शुअरा किराम ने गज़ल लिखी है, और अगर आपको याद नहीं तो मैं बता देता हूँ, ज़िंदगी भर याद रखिएगा। मिर्ज़ा गालिब बहुत मशहूर हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत मशहूर हैं। जो नहीं जानता वो भी गालिब को जानता है, गज़ल के उर्दू में गज़ल कहते थे। तो शायर का नाम मिर्ज़ा गालिब लिख दीजिए। 2-3 लाइनों का सवाल है, जवाब है, 1 लाइन का शायर का नाम है, आपके 4 नंबर या 5 नंबर जितने का भी हो पूरे होते हैं। उसके बाद मसनवी की तारीफ लिखिए, अपनी किताब की एक मसनवी का उन्वान लिखिए। मसनवी की तारीफ लिखेंगे, मसनवी के मायने दो किया हुआ या दोहराया हुआ, उसकी पूरी तारीफ लिखेंगे। 2-3 लाइनों की है, और उसके बाद आप उसमें लिखेंगे मसनवी सहरुल बयान, है ना, बस हो गया आपका आंसर। अफसाने की तारीफ लिखिए, या अपनी किताब के किसी एक अफसाने निगार का नाम लिखिए। देखिए जैसे इसमें था ना, या तो गज़ल लिखेंगे या मसनवी लिखेंगे, इसी तरह इसमें भी अफसाने की तारीफ लिखिए, अपनी किताब के किसी एक अफसाने निगार का नाम लिखिए, या इंशाइया किसे कहते हैं, चंद लाइन लिखकर अपने इंशाई किताब के इंशाई लिखने वाले मुसन्निफ का नाम लिखिए। अफसाने की तारीफ, अफसाने की तारीफ लिखेंगे, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, जितनी भी लाइनों में आप उसे
सम अप कर पाएं। यहां सिर्फ तारीफ की बात हो रही है, अज्जाए तरकीबी की बात नहीं हो रही। जिस तरह गज़ल में, मसनवी में तारीफ की बात हुई और अज्जाए तरकीबी की बात नहीं हुई, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी तारीफ की बात हो रही है, अज्जाए तरकीबी की बात नहीं हो रही। अगर आपके पास वक्त है तो खूब लिखिए, और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो सिर्फ तारीफ लिखें और किसी एक अफसाना निगार का नाम लिख दीजिए, स्वालेहा आबिद हुसैन, है ना। अब आइए, इंशाइया किसे कहते हैं? चंद लाइनें लिखकर अपनी किताब के इंशाई लिखने वाले का मुसन्निफ का नाम लिखिए। मिज़ाहिया मज़मून, जिसमें इंसान की ऐसी तनकीद की जाए जिसका मकसद तामीर हो, तखरीब ना हो, इंशाइया कहलाता है। तनकीदी मज़ामीन जो पढ़ने वाले पर, सुनने वाले पर अपना गहरा असर तो छोड़े लेकिन बुरा ना छोड़े, जिसे सुनकर पढ़कर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो, और वो एहसास इस तरह का हो कि आपको नागवार ना गुजरे, बल्कि आपके ज़ेर लब हंसी, हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए और आप समझ जाएं कि ये तो हम भी काम करते हैं, और आइंदा आप सोचें कि जब वो गलत है तो हम इसे नहीं करेंगे। इंशाइया का असल मकसद यही है ना, तनकीद बराए तामीर। और कन्हैया लाल कपूर या पतरस बुखारी हमारे उसके अंदर है, किताब के अंदर है। मिदरजिल उन्वानात में से किसी एक मजमून इन्वान पर मजमून लिखिए। मौसम सरमा, होली का त्यौहार, इलेक्शन। हर बच्चे के मिजाज पर इन्हिसार करता है कि वो इन तीनों में से या जो भी आपको टॉपिक मिले हैं उनमें से लिखने के लिए किसको चुने। मजमून लिखने का तरीका पहले मैं आपको बता चुका हूं, और मैंने इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम तमहीदी गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद नफ्स मजमून लिखेंगे और उसके बाद इख्तिताम लिखेंगे। अगर आप होली लिखते हैं तो पहले बताइए कि होली हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ मज़हबी के मानने वाले लोग रहते हैं, और होली हिंदुओं का, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियत हिंदुओं का एक मजहबी त्यौहार है, जो एक मजहबी रंगों का त्यौहार है, जिसमें वो आपसी भाईचारे, आपसी दुख और परेशानी को भूल कर खुशी मनाते हैं। और होली हमें याद दिलाता है, होली हमें बताता है कि ये सच्चाई पर, बदी पर सच्चाई की जीत है, नेकी की जीत है। जिन्होंने कहानी पढ़ रखी है प्रहलाद की और होलिका की, वो इस कहानी को उसमें बयान कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो वो होली के जो रिचुअल्स हैं, जो तरीक़ा हैं, जिस तरह होली बनाई जाती है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बयान कर सकते हैं। अगर होली के लिए आप उसके होली की बैकग्राउंड में यानी हिस्टोरिकल अगर थोड़ी भी आप उसकी तारीख जानते हैं तो उसके हिसाब से लिखेंगे तो आपके नंबर और थोड़े ज़्यादा आएंगे। और अगर आप ऊपरी खाली ऊपर चले जाएंगे, लिखते हुए चले जाएंगे और अपने अपने नंबर्स मतलब अल्फाज पूरे कर दिए तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। छोड़ना कोई नहीं है, कम बिल्कुल नहीं लिखना। जितने लफ्ज़ों के लिए कहा जाएगा उतने ही लफ्ज़ों की तादाद में आपको लिखने की कोशिश करनी है। देखिए कितने नंबर का, 10 नंबर का है। 10 नंबर का है तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन 1.5 पेज या 2 पेज आपसे डिमांड कर रहा है। एक पेज एक तरफ से और दूसरा पेज दूसरी तरफ से, है ना। एक पूरा पेज कम से कम 5 नंबर का तस्वुर किया जाता है और दूसरा पेज 5 नंबर का, यानी 10 नंबर। 1.5 से 2 पेज का आपको लिखना है। ये आप देख लो कैसे लिखोगे। कुछ लोग क्या दें, बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर देते कि पेज जल्दी भर जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जो एग्जामिनर है ना, मुमतहिन, वो तमाम चीज़ें महसूस करता है और वो समझता है कि बच्चे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग एक लाइन छोड़ के लिखने लगते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। देखिए हमें ना बड़ा लिखना है ना छोटा लिखना है, दरमियानी फॉन्ट में लिखना है। और अगर आपको लगता है कि लाइन छोड़ना मुनासिब है तो लाइन छोड़ दीजिए, और नहीं मुनासिब तो बिना लाइन छोड़ लिखिए। मैं समझता हूँ कि लाइन ना छोड़ के दोनों तरफ हाशिए छोड़ दें और लिखना शुरू करें मजमून, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा अपने मजमून में मुख्तलिफ किस्म के पैराग्राफ भी ज़रूर रखें ताकि पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो कि आपकी अपने मजमून पर मुकम्मल गिरफ्त है, मुकम्मल कमांड है। आप जो कह रहे हैं बतदरीज अपने उन्वान को बदलते हुए और अपने उन्वान को ज़ैली उन्वानों में, ज़ैली पैराग्राफ में तब्दील करते हुए आप लिखना चाहते हैं, यानी आपको लिखने का तरीक़ा औरों के मुकाबले में बेहतर आता है।
दूसरा अगर लिखते हैं होली के त्यौहार मौसम सरमा के बारे में सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में चारों पांचों किस्म के मौसम पाए जाते हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे हमें हर किस्म के मौसम देखने का और महसूस करने का तो वो महसूस करते हैं। और हिंदुस्तान इसमें ये मौसम पाए जाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, ये पतझड़ खिजा सावन बहार, ये सब पाए जाते हैं। इसमें सबसे बेहतर मौसम आपको कौन सा लगता है? वो मौसम सरमा का है। और मौसम सरमा कब से कौन से महीनों में से शुरू होता है, कब से कब तक जारी रहता है, और उस मौसम सरमा की क्या क्या खसूसियात हैं? मौसम सरमा आने से पहले क्या बारिश होती है, जाने के बाद क्या, बदलते मौसम के बाद क्या बारिश होती है, ये तमाम चीज़ें आपको लिखनी हैं। उसमें आप क्या रात कितनी छोटी या लंबी हो जाती है, दिन कितने छोटे या बड़े हो जाते हैं, सूरज कब निकलता है कब नहीं निकलता, फजर का टाइम कितना हो जाता है, दिन कब से कब तक रहता है, ये तमाम चीज़ें आपको लिखनी है। और उसके साथ आपको ये भी लिख रहे हैं कि आपको मौसम सरमा क्यों पसंद है या नहीं पसंद। ये पसंद ना पसंद को छोड़ भी दीजिए, बस एक अच्छे से ख़त्म पर, एक अच्छे से लाइन 2 लाइनों पे ख़त्म करके बहुत अच्छा सा उसको अपने ख़त्म करें। तीसरा आता है हमारा इलेक्शन। इलेक्शन जो है, पता है हिंदुस्तान कैसी कंट्री है, कैसा मुल्क है? हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ पर जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर जमहूरियत में हर किसी को अपनी राय देने का हक हासिल है। और हुकूमत भी, जमहूरियत एक ऐसी हुकूमत है जिसमें अवाम खुद अपने लिए अपनी मर्जी से अपने हिसाब से अपनी हुकूमत चुनते हैं और उस प्रोसेस में जिसमें वो अपने हिसाब से अपनी हुकूमत को चुन रहे हैं, अपने नुमाइंदों को चुन रहे हैं, वो प्रोसेस, वो अमल क्या कहलाता है? इलेक्शन कहलाता है। और फिर आप इलेक्शन के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। इलेक्शन किस किस लेवल पे होते हैं, किस किस सतह पे होते हैं, कौन कौन से इलेक्शन होते हैं हिंदुस्तान में, हम कहाँ अपने हिंदुस्तान के, हम अपने मुल्क में, अपने घर में, अपने गांव में, अपनी गली में कौन इलेक्शन क्यों कराते हैं, इलेक्शन की क्या अहमियत है, इलेक्शन से हमें क्या हासिल होता है, इलेक्शन से कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हैं इलेक्शन में। अगर कोई नुकसान आपको लगता है तो वो बताइए। और मुझे जो लगता है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, मैक्सिमम फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। इलेक्शन में होने वाली बदउनवानियां आप उसमें गिना सकते हैं, नुकसानात के तौर, नुकसानात नहीं, इलेक्शन में होने वाली बदउनवानियां वो आप उसमें गिना सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। आज़ादाना इलेक्शन की अहमियत बता सकते हैं, अवाम की अहमियत और ताकत बता सकते हैं कि अगर हुकूमत आपकी मर्जी के लिए, आपके फलाह और बहबूद के लिए, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर, आपकी मर्जी के खिलाफ काम कर रही है, आपकी फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं कर रही, तो हिंदुस्तानी अवाम को ये हक हासिल है, ये पावर हासिल है, ये ताकत हासिल है कि वो अब कुछ वक्त बाद अपनी हुकूमत को बदल सके। ठीक है, ये चीज़ें आप इलेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में योग की अहमियत, योग मतलब योगा, मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जिसमें जहन से लेकर सर से लेकर पैर तक तमाम किस्म की एक्सरसाइज आ जाती हैं। और जो लोग योग करते हैं वो चुस्त दुरुस्त रहते हैं, अक्सर लॉन्ग टाइम तक, लंबे अरसे तक चुस्त दुरुस्त रहते हैं। उसकी अहमियत पे रोशनी डाल सकते हैं। अभी जो योगा डे हमारा 21 मई को शायद मनाया जाता है या 8 मई को, जो भी डे है वो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। हमारे मुल्क में न सिर्फ योग की अहमियत को, न सिर्फ हमारे मुल्क से, इसकी शुरुआत हमारे मुल्क से होती है और आज की तारीख में योगा की अहमियत को न सिर्फ हमारे मुल्क में अहमियत दी जा रही है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर, आलमी सतह पर योग की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है। आपको याद होगा, अगर आप भूल गए, वो ये है चंद सालों पहले की बात है, हमारे यहाँ के एक स्वामी थे, उनको ब्रिटिश की रानी ने बुलाया था और उसके शहजादे ने बुलाया था अपने पैलेस में योग सीखने के लिए। वो चंद मिनटों या चंद घंटों की वो उनकी सेशन रहा हो, लेकिन ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, हिंदुस्तान के लिए और स्वामी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि एक ऐसी मलका ने बुलाया जिसकी हुकूमत कभी ऐसी थी जहां कब सूरज नहीं डूबा करता था। दुनिया के इतने बड़े खत्ते पर वो हुकूमत क्या करती थी। इन चारों पांचों में से किसी एक पर लिखना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी एक पर। अगर आप ये 5 एक साथ लिखते हैं तो नंबर तो आपको उतने ही मिलेंगे जितने मिलने हैं, लेकिन आपका टाइम खत्म,
आपके पास दूसरा कोई काम करने का टाइम नहीं रहता। तो जो इंस्ट्रक्शन सबसे ऊपर लिखी हुई है, ये एक बारी सवाल करने से पहले ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा करें, समझ रहे? अब आइए आगे। अपने वालिद साहब को खत लिखकर हॉस्टल और कॉलेज की फीस मंगवाइए, या अपने इलाके के बिजली ऑफिसर के नाम दरखास्त लिखकर बिजली की लाइनें दुरुस्त करने की गुजारिश कीजिए। पहले बताया ना, खत मकतूब निगारी लिखवाया था मैंने, कराया था, समझाया भी था, बिल्कुल इसी तरह। मोहतरम क़िबला और काबा वालिद साहब, सबसे पहले वही लिखेंगे आस तरफ अपना नाम, नीचे अपना एड्रेस और तारीख, और उसके बाद वालिद साहब को मुखातिब करेंगे, क़िबला और काबा मोहतरम वालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुजारिश है कि मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। ज़रूरी बात यह है, या दीगर अहवाल यह है, बल्कि दीगर अहवाल की जगह लिखेंगे ज़रूरी बात यह है, और फिर जो आपकी नफ्स ख़त हो, जो आपकी डिमांड हो, जो आपको इस एग्ज़ाम में कह रहा हो, वो लिस्ट में लिख दीजिए, और आखिर में कह रहे हैं कॉलेज की और हॉस्टल की फ़ीस मंगवाइए। ज़रूरी बात यह है कि मेरा कॉलेज में एडमिशन फला साल में पर ये फर्स्ट ईयर में अच्छे से कामयाब हो गया हूँ, दूसरे साल में एडमिशन लेने के लिए इतने पैसों की दरकार हैं, और साथ में हॉस्टल भी की फ़ीस भी दरकार है, क्योंकि मैं यहाँ हॉस्टल में रह रहा हूँ। हॉस्टल दूसरे रहने की जगहों से काफ़ी बेहतर और मेरे लिए सूदमंद है, कि मुझे यहाँ या साथियों की कंपनी मिल जाती है ना, और जो मेरे एग्ज़ाम के लिए मददगार मुआविन साबित होती, पढ़ाई में मददगार मुआविन साबित होते हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे बतौर कॉलेज फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस के मुबलिग इतने पैसे फौरी तौर पर अरसाल कर दें, ताकि मैं वक्त रहते अपनी कॉलेज की फ़ीस और हॉस्टल की फ़ीस जमा कर सकूँ, और इस कॉलेज से मिलने वाली सहूलत का फ़ायदा उठा सकूँ। घर में बड़ों को सलाम कहिए, अम्मी के लिए दुआ, अम्मी को सलाम बोलिए, कहिए, और छोटे भाइयों के लिए दुआएं कहिए। वक्त आपका, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, वक्त आपका, और नीचे अपना नाम, अगर आपको नाम लिखने की इजाज़त दी गई है तो, और अगर आपको नाम लिखने की इजाज़त नहीं दी गई है, खाली इसी तरह कर दिया है, तो लिखेंगे अलिफ पे जीम। अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखते हम X Y Z, दैट्स इनफ, इतना लिख के ख़त्म करेंगे। अब अपने इलाके के बिजली ऑफिसर के नाम दरखास्त लिखकर बिजली की लाइन दुरुस्त करने की गुजारिश कीजिए। ये भी उसका तो तरीका, ही तो एप्लीकेशन है, दरखास्त है, और इसका तरीका यह है कि जो आपका बिजली ऑफिसर है, अगर उसका डेजिग्नेशन दिया है, ओहदा दिया है, तो उस डेजिग्नेशन के नाम से लिखेंगे, और सिर्फ यही कहा कि बिजली ऑफिसर, तो बिजली ऑफिसर के नाम से शुरू करेंगे। बखिदमत जनाब बिजली ऑफिसर साहब, इलाके का नाम अगर इन्होंने दे रखा है तो वो, वरना कोई भी फर्जी इलाका आप बताएं, ठीक है। और उसके बाद लिखें मौजू, है ना, मौजू लिखेंगे, यानी जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब मौजू में लिखेंगे इलाके की, अपने इलाके का नाम, जो भी आप इलाका लिखेंगे, कि बिजली के तारों की सही मरम्मत और देखभाल के लिए, बिजली के तारों के लिए हम लिखा है ना, बिजली की तार ना लिखे तो बिजली की लाइनों की मरम्मत और देखभाल के लिए, इलाके के नाम के साथ। फिर लिखेंगे नीचे जनाब आली, और फिर लिखेंगे यहां से अपनी बात। गुजारिश ये है कि हम अब इस इलाके के साकिन हैं और यहाँ रहने वाले हैं। हमारे इलाके में आजकल बिजली के खंभे और तारों की हालत बहुत मखदूश है, इंतहाई ख़राब है। ज़रा से बरसात का मौसम लग रहा है, करंट लगने की ज़्यादातर चांसेस हैं, या वो है। तो आपसे हमारी इल्तिमास है कि इससे जल्द अज जल्द दुरुस्त कराएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी की इंसानी जानों के लिए ख़तरा हो। या जो भी अल्फाज आप अपने तौर पर लिखना चाहें, जो आपको अच्छा लगे, उस हिसाब से वो लिख के नीचे लिखें फ़क्त व सलाम
या नियाज़मा फ़क्त सलाम लिख के आप कोई भी एक नाम, और आपकी तरफ से तो अपने इलाके का जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, या फिर अली बेजीम जैसा मैंने बताया वैसे लिखेंगे। हम उसमें लिखेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि इसे जल्द अज जल्द दुरुस्त कराएं ताकि इलाके में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, मुस्तकबिल करीब में इलाके के लोगों को या अवाम अन्नास को किसी किस्म की परेशानी तकलीफ का सामना ना करना पड़े या कोई नागहानी हादसा ना हो। बिजली के तार हैं, है ना, बिजली की लाइन है, तो परेशानी तकल्लुफ का उतना लिखेंगे, सीधी सीधी बोल लिखेंगे कि कहीं नागहानी हादसे का सामना ना करना पड़े। कंप्यूटर किसे कहते हैं, चंद लाइनें लिखिए, 5 नंबर का है, 1 पेज पूरा। या टीवी को मास मीडिया का मकबूल तरीन हिस्सा क्यों माना गया, दोनों में से कोई एक। कंप्यूटर की तारीफ मैंने आपको बताई थी, किताब में भी लिखी है, पढ़ के जाइए, और उसके बारे में के लिए चंद लाइनें लिखिए। चंद लाइनें का मतलब ये कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 से ज्यादा नहीं, है ना, 11, 12, 13 नहीं, बस 10 तक बहुत है। किसे कहते हैं कंप्यूटर, और उन्हीं 10 लाइनों में आप लिखेंगे उसकी क्या अहमियत है, वो हमारे क्या क्या काम आ रहा है, और उन्हीं 10 लाइनों में लिखेंगे कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। उसके अलावा ये वाला है, टीवी को मास मीडिया का मकबूल तरीन हिस्सा क्यों माना जाता है। जब हम मास लेवल पर, बड़े लेवल पर कोई खबर पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो हम क्या ऐसा कौन सा जरिया तलाश करते हैं, हम एक ऐसा जरिया तलाश करते हैं जिसकी अप्रोच हर आदमी तक हो, हर जगह हो, छोटे से छोटे एरिया, रिमोट एरिया से लेकर बड़े से बड़े एरियाज तक हो, बड़े से बड़े लोगों तक हो। और टीवी आजकल हर घर में मौजूद पाया जाता है, यानी घर का हिस्सा तस्वुर किया जाता है, और जो चीज घर का हिस्सा तस्वुर की जाती हो, घर में पाई जाती हो, उसकी अप्रोच हर आदमी तक होती है। इसलिए अपनी बात को ज्यादा कम समय, बहुत कम वक्त में ज्यादा लेवल तक, ज्यादा बड़े सतह तक अपनी अवाम नास तक पहुंचाने के लिए अगर कोई जरिया है तो वो टीवी है ना। दूर दराज के एरियाज में हम रेडियो को तस्वुर मानते हैं, लेकिन टीवी, जब हम कोई चीज स्क्रीन पे चलते देखते हैं ना, तो हमारे जितने भी हवास हैं, हवासे खमसा की तादाद जितनी भी ज्यादा होती है, इन्वॉल्व होती है, उतनी उस इंसान की समझ पे हम असर डाल पाते हैं। अगर मैं ही बात टीवी यहाँ पे लिख के समझाऊं तो नहीं, लेकिन मैं टीवी पे बोल रहा हूं, आपको देखने में मुझे अपनी आंख, नाक, कान सब कुछ फोकस किए हुए हैं, तो इसलिए मेरी बात आपको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ रही है। अगर मैं खाली बोर्ड पे लिख के चला जाऊं और आप लोग उतार लें, तो कुछ लोगों को याद रहेगा और बहुत सारे लोग भूल जाएंगे। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जिनका ये अमल यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये अमल जारी है, आंखें भी फोकस मेरी तरफ है, जहन भी मेरी तरफ है, मेरी बातें सुन रहे हैं, कान भी गौर से सुन रहे हैं, क्लास में सन्नाटा है और सब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन्हें मेरे अल्फाज याद रहेंगे। रहा सवाल लिखने का, तो जितना आप मैक्सिमम तौर पे लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा तौर पे बेहतर तौर पे लिख सकोगे। यही हाल हमारा टीवी का है। हम किसी बात से किस हद तक मुतासिर होते हैं, उसमें टीवी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और बताइए, अपनी आवाज़, अपनी कोई बात, जैसे हुकूमत का कोई भी किस्म के ऑर्डर हो, वो कम वक्त में बहुत सारे लोग पहुंचाने के लिए टीवी ज़राए अबलाग का, मास मीडिया का बेहतरीन जरिया है। इसकी मिसाल मैं पहले भी बता चुका हूँ, नोटबंदी में, कोरोना के टाइम में, और अब लेटेस्ट आप ये सुन लीजिए, कल ही रात को न्यूज़ आई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट बंद करने की तारीख को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, और ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच गई है बात। कितने मिनट में? लम्हा भर में। इधर मैंने बोली या इधर गवर्नमेंट ने बोली और इधर टीवी में अनाउंस हुआ, उधर तमाम लोगों को अपने आप पता लग गई। इसलिए टीवी मास मीडिया का बेहतरीन जरिया माना जाता है। अब देखिए, इससे पहले जितने भी हमारे ये पेपर्स आए हैं, उसमें किसी एक शायर के बारे में, किसी एक मुसन्निफ के बारे में पूछ लिया जाता था, लेकिन
इस बार जो पिछली बार मैं देख रहा हूं कई सारे मुसन्निफीन के बारे में पूछा जा रहा है, कई सारे शायरीन के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो खाके आप तक पहुंच गए हैं वो तो एज इट इज याद रखिए, उसके बाद 3-4 लाइनें आप लिख दीजिए। इनके आवाज जबान साफ थी, सलीस थी, आम फहम थी, है ना, वो तमाम चीजें लिखेंगे तो आपके वो पैराग्राफ, आपका ये चीज पूरी हो जाएगी जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। फ्राक और पूरी की शायराना अंदाज बयान तहरीर कीजिए। अगर आपको खाका याद है तो उसकी जब पैदा होने की तारीख, पढ़ने की तारीख, कौन से इनाम उन्हें मिले वो, और असलूब बयान जो हर सबक के आखिर की लाइनें होती हैं, वो असलूब बयान अगर आप इसके अंदर लिखेंगे तो आपका सवाल पूरा है। इसी तरह मिर्जा गालिब की शायरी की खुसूसियात लिखिए, या तो ये कीजिए 4 नंबर का सवाल है, आधा पेज का मतलब 7, 8, 9, 10 लाइनें। साहिर लुधियानवी ने अपनी नज़म शरीफ इंसान मुखातिब करके क्या बात कही। साहिर लुधियानवी, अगर आपने साहिर लुधियानवी की नज़म शरीफ इंसानों पढ़ी है तो आपको याद है कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ए शरीफ इंसानों, अगर जंग टलती रहे तो बेहतर है, अमन जिंदगी अगर अमन रहे तो बेहतर है, खून अपने पे गिरे या खून अपना बहे या पराए का, नस्ल इंसानी का खून है आखिर। यानी जंग हर हाल में क्या देगी, एहतियाज और जरूरत देगी, और अमन रहेगा तो जिंदगी के कारवां तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। तो साहिर लुधियानवी ने अपने नज़म शरीफ इंसानों में जंग को टालने की और जंग ना करने की और अमन अमान से रहने की बात पर जोर दिया। और ये याद रखिएगा, आज के सिनारियों में इस नज़म में से या तो नज़म का कोई हिस्सा आपके पास तशरीह करने के लिए आ सकता है, या नज़म का खुलासा आ सकता है, या इस तरह की बात आ सकती है कि साहिर लुधियानवी ने अपनी नज़म शरीफ इंसानों में क्या मैसेज दिया है, क्या पैगाम देने की कोशिश की है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जंग चल रहा है, जंग चल रही है, और उस जंग की तबाहियों के मद्देनज़र बहुत मुमकिन है कि ये सवाल आपकी उसमें एग्जाम में आ जाए। मरसी में शिमर का क्या किरदार था, शिमर उलैन ने क्या किया था मरसी में, जो आपने पढ़ा है ना, पढ़ा था ना आपने, उसमें उसने क्या किया था वो आपको इसमें बयान करना है। मरसिया किसे कहते हैं नहीं लिखना, मरसिए की तारीफ नहीं लिखनी, मरसिए के अज्जा नहीं लिखने। जो सवाल पूछा गया है कि शिमर उलैन ने क्या किया था, वो आपको उसको इजलालत जिस पे भेजी गई उसने क्या किया था सिर्फ वो लिखना है। अगर मरसिए की तारीफ और मरसिए के अज्जा लिखे पूछे जाते तो आप वो लिखते। मुंशी प्रेमचंद एक अफसाना निगारैन के बारे में चंद लाइनें लिखी है। मुंशी प्रेमचंद, देखिए फिर वही आया कन्हैया लाल कपूर, या तो इसके लिख दीजिए मुंशी प्रेमचंद का, या कन्हैया लाल कपूर के बारे में लिख दीजिए। गांव की देहात की ज़िंदगी पर कमांड हासिल थी, गांव के मुसन्निफ़ तख्लीक़ कार बयान किए जाते हैं, है ना। मुंशी प्रेमचंद की ज़बान सादा सलीस है, और जिस सिनारियों में जिस जगह पे गांव में रहते हैं वही ज़बान और वही प्रोनाउंसिएशन, वही तलफ़ुज़ के साथ लिखने की कोशिश करते हैं। इनके जो मायनाज, जो दूसरे जो नुमाया अफसाने हैं, कौन कौन से, गावदान हैं, बेवा है, बहुत सारे हैं, वो सब आप इसमें नाम, 1-2 नाम इसमें लिख सकते हैं। कन्हैया लाल कपूर के बारे में लिख सकते हैं। वो लाइब्रेरी का मंजर देखा था, वो शायद कन्हैया लाल कपूर ने लिखा था, या वो उसके बारे में लिख सकते हैं। कन्हैया लाल कपूर के बारे में लिख सकते हैं, कब पैदा हुए, कब मरे, कितने अवार्ड इनको मिले, इनकी राइटिंग कैसी थी, लिखने का अंदाज़ क्या था, इंशाया निगार थे, और अपने मज़ाहिया मज़ामीन में उन्होंने किस तरह के मज़ामीन लिखे और उनके लिखने का मकसद क्या था, ये तमाम चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। मुसन्निफ ने सबक गुज़रा हुआ ज़माने में दुल्हन के ज़रिए क्या समझाना चाहा, वो ही आ गया सबसे पहला वाला, गुज़रा हुआ ज़माना सबक, मुसन्निफ सर सैयद का लिखा हुआ। सर सैयद ने लिखा था, आपको जो कभी ना ख़त्म होने वाली नेकी है वो आपको करनी है। आप उसे चाहे अपना फ़र्ज़ आइन समझ के करें या सदका जारिया करके समझ के करें, लेकिन असल काम क्या है, ऐसे काम, ऐसी नेकी, ऐसी फलाह, ऐसे अच्छे काम जो आपके बाद भी और आपके साथ भी जारी और सारी रहे।
जिसमें कौम को या लोगों को या मिल्लत को या अवाम को या मुल्क के अवाम को फायदा हासिल रहे। आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी जात तक महदूद ना होकर अवामुन्नास की भलाई होना चाहिए, उनकी तरक्की होना चाहिए। हर वो काम जो अवामुन्नास के फायदे के लिए हो और जारी सारी हो और हमेशा के लिए जारी हो, वो कभी ना खत्म होने वाली नेकी हो, और उसकी तरफ उसकी तरगीब उन्होंने दी। ठीक है, ये उसमें आप लिखेंगे। कबीरदास कौन थे और कौन सी जबान बोलते थे? पता है सब कबीरदास कौन थे? नीरू जुलाहे को एक बच्चा मिला, उसने उसको पाल लिया और उस बच्चे ने उसका दिल उसके काम में नहीं लगता था। उसका दिल किसकी उसमें लगता था? खुदा वाहिद की इबादत में लगता था, या फिर किसका वो था दास, वो जिस किसी भी भगवान का वो पैरोकार था, दास था उसका। मुझे अब जहन में नहीं है नाम, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आ जाएगा, तो उसका नाम लिख देंगे। और किन लोगों की उसने शागिर्दी इख्तियार की? पीर तकी की और कोई दूसरे जो थे वो धर्मात्मा साधो, उनकी उन्होंने शागिर्दी की और पैरवी इख्तियार की, और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात अवामुन्नास तक पहुंचाई। वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ये भी लिखेंगे। और भी बांधते थे कि भगवान जिस तरह इंसान सब बराबर हैं, उसी तरह भगवान सबके लिए एक है ना। ये तमाम चीजें आप उसमें लिखेंगे। और कौन सी बोली बोलते थे? ब्रिज या खड़ी बोली, जो भी वो उसमें लिखा हुआ है किताब के अंदर, उसके हिसाब से आप लिख देंगे। लेकिन ये मैं आपको समझा रहा हूं, किताब पढ़ना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। किताब से आपको छुटकारा नहीं है ना। इकबाल ने कहा, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। किताब से तुझे मुमकिन नहीं फराक के तू किताब खा है मगर साहिब किताब नहीं। किताब से छुटकारा आपको नहीं है, किताब तो पढ़नी ही पड़ेगी। और अगर आपको किताब नहीं मिल रही तो जो लेक्चर्स आपके पास सेव हैं आप उसे दोबारा सुन सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको आईने की तरह वाज़ेह और साफ हो जाएंगी। गालिब ने ये क्यों कहा कि उन्होंने मुरासले को मुकालबा बना दिया? 3 नंबर का सवाल है। 5-6 लाइनें 7 लाइन, और आपको लगता है कि 5-6 लाइनें 7 लाइनें सही नहीं है, तो जहां पे आपकी बात खत्म हो जाए वहां तक बात लिख दीजिए। गालिब ने मुरासले का एक नया तरीका इजाद किया। इससे पहले, गालिब से पहले जितने भी मुरासलात लिखे जाते थे, खत लिखे जाते थे, वहाँ लंबे चौड़े अलक़ाबात लिखे जाते थे, और ऐसा कहा जाता था कि सामने बैठा हुआ इंसान अपनी बात दूसरों को पहुँचा रहा है, मैसेज दे रहा है ना, पैगाम दे रहा है। जबकि गालिब ने ऐसा तरीका इख्तियार किया कि उसने अपने लंबे चौड़े अलक़ाबात को बिल्कुल ख़त्म किया, ज़माना हाल की ज़बान बयान की, और ऐसा तरीका इख्तियार किया कि उसके ख़त पढ़ने के बाद या ख़त पढ़ने से ऐसा महसूस होता था कि 2 लोग आपस में आमने सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे हो, ज़ाती गुफ्तगू कर रहे हो, जिसमें ज़माने के हाल भी था, आपका ख़ुद का हाल भी था, मौसम का हाल भी था, है ना, और आपके मर्तबे के हिसाब से आपको मुखातब किया जा रहा था। जैसे अपने दोस्त को मिर्ज़ा हरगोपाल तिफ्ता के नाम खत लिखा हुआ, यूसुफ मिर्ज़ा के नाम खत लिखा हुआ। यूसुफ मिर्ज़ा सामने ऐसा लगता है जैसे सामने बैठकर बात कर रहे हो, कह रहे हैं यूसुफ मिर्ज़ा क्यों कर तुझे लिखूं कि तेरा बाप मर गया तो कोई बात नहीं, अब क्या करूं। बता भी रहे हैं, आयात वो भी कर रहे हैं, और फिर मिजाज पुरसी भी कर रहे हैं, और फिर कह भी रहे हैं कि अब क्या करो, सिवाय सब्र करने के दूसरा कोई चाराकार नहीं। वो ये नहीं कह रहे सब्र कर, ये कर, फलाना कर, दिमाग। अब क्या कह रहे हैं, कोई अगर इस दुनिया से चला गया तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है सिवाय सब्र के। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो बंद लफ्जों में बात को समझाना चाहते हैं, तो सिर्फ आमने सामने की बात है, ऐसा लगता है कि जैसे आमने सामने गुफ्तगू कर रहे हो। और वो आपको पता है, वो जो खत आपने पढ़ा कि बरसात का मौसम है, घर का नहीं है ना, बारिश हो रही है, तूफान नूह की कश्ती की तरह रह रहा हूँ, वो तमाम चीज़ें ज़माना हाल का बयान है। इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने लिखी। मुतज़ाद अल्फाज क्या हैं? 3 नंबर का है, और ये 3 नंबर इस मुतज़ाद अल्फाज के लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हो या एक दूसरे के मुकम्मल मुखालिफ हो, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। हो गया पूरा।
मुहावरा किसे कहते हैं? कम लफ्जों में तजुर्बात, इंसानी जिंदगी के ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर कही जाने वाली बातें मुहावरा कहलाती। और मुहावरे की जो तारीफ है आप किताब में देख लीजिएगा, उस मुहावरे के हिसाब से, उस तारीफ के हिसाब से लिख दीजिएगा। मैंने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको बताई। तकरार लफ्जी या सिफ्त तकरार की तारीफ लिखिए। तकरार लफ्जी, एक ही बात, एक ही लफ्ज अगर किसी भी कलाम में बार बार आए और अपनी बात पे जोर वजन पैदा करने के लिए हो, वो तकरार लफ्जी कहलाता है, सनत तकरार कहलाता है। ये सिफ्त तकरार नहीं, ये सनत तकरार आएगा। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो सिफ्त की जगह सनत तकरार है। मतला और हुस्न मतला किसे कहते हैं पता है आपको? गजल का पहला शेर मतला, उसके बाद दूसरा शेर या तीसरा शेर, मतले के बाद हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहलाता है। मतले की पहचान आपको पता है, हम रदीफ और हम काफिया, वो आपको लिखना है। और उसके बाद के जो आने वाला, जो उसके जस्ट बाद आने वाले शेर, फौरी बाद पे आने वाले शेर, जो इसमें जो मतले की तारीफ पर पूरे नहीं उतरते, वो बस हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहलाता है। नीचे दिए गए हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब चुनकर अपनी जवाब की कॉपी में लिखिए। सबक गुजरा हुआ जमाने में दुल्हन कौन थी? कौन? बूढ़े की बहू, हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी, बूढ़े की बेटी, बूढ़े की बीवी। कौन बताएगा? मदरसा जी सी। आरजू नज़म के शायर मोहम्मद इकबाल ने क्या पैगाम दिया? रोने का पैगाम दिया, मायूसी का पैगाम दिया, तर्क दुनिया का पैगाम दिया, या गाफिल लोगों को जगाने का काम दिया? डी। गालिब की गजल में हाल दिल पे हंसी आने की बात किस जमाने की तर्जुमानी करती है? माजी, हाल, मुस्तकबिल या किसी की भी नहीं? पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, तो पहले जो है वो माजी की बात है। हामिद बहुत खुश क्यों था? ईदगाह का सवाल है, हामिद बहुत खुश क्यों था? क्योंकि ईद का दिन था। जी हाँ, इसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी, उसकी जेब में बहुत सारे रुपए थे, वो अपने वालिदैन से मिलने जा रहा था, उसने 1.5 खिलौने खरीदे थे, तो उसके दिल में उम्मीद की। ए। इश्क की जिद क्या है? नफरत, प्यार, दुश्मनी, हसद। शायर ने किस मुल्क को धानी आंचल वाली है तू कहा? ईरान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। बी भारत, बिल्कुल ठीक। उर्दू को शुरू में किस नाम से पुकारा गया? तुर्की, फारसी, हिंदवी, ईरानी। हिंदवी। ग्रामर में मरता फेल क्या है? फेल, मुहावरा, इस्तारा, सिफ्त। मुहावरा भी कह सकते हैं, लेकिन मरना जो है वो फेल में आता है। और अगर आपकी किताब में ये मुहावरा है तो मुहावरा में इस्तेमाल कीजिए। मरने के बाद, मरना के मतलब जाना है ना, कोई काम अमल में आना है, तो जो चीज हो रही होती है, जो काम हो रहा होता है, जो मज़दर की शक्ल में लिखा जाता है, वो सब फ़ेल के लिए आता है। जानवर अपना रास्ता क्यों भूल गए? रात के अंधेरी की वजह से, जोगन के हुस्न की वजह से, नजमुन्निसा की किदारा राग नहीं सुनकर, या तेज हवा की वजह से? सी भाई साहब, डी नहीं सी। भाई वो रात को चांद की रोशनी में किदारा बजा रही थी ना, तो जानवर पर की रोशनी का असर होगा, हवा का असर होगा, या तो उसका असर होगा अंधेरे का? जानवर पर अगर किसी चीज का असर होगा तो म्यूजिक का असर होगा, मौसीकी का असर होगा, गाने का असर होगा, तो वहां किदारे का असर था। खतूत का वाहिद क्या है? दरखास्त, मजमून, खत, कहानी। जी खत, बिल्कुल ठीक। मजमून का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? रद्द-ए-अमल, इख्तिताम, नफ्स मजमून या बयानिया? इख्तिताम, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह भाई। दरखास्त में अपना मुद्दा किस अंदाज में बयान करते हैं? हुक्म के अंदाज में, गुजारिश के अंदाज में, तकरार के अंदाज में, या नदामत के अंदाज में? जी
गुजारिश के अंदाज में, बिल्कुल ठीक है। मास मीडिया का सबसे ज्यादा मशहूर जरिया स्टेज, रेडियो, सिनेमा या टेलीविजन? टेलीविजन, बिल्कुल ठीक। और टेलीविजन इसलिए भी कि टेलीविजन को देखने के लिए हमें किसी किस्म का टिकट नहीं लेना पड़ता, वरना सिनेमा हॉल भी मास मीडिया का बहुत बेहतरीन जरिया है ना, लेकिन वहां हमें पैसे देने पड़ते हैं। मुतहर्रिक फोटोग्राफी की इजाद किस सन में हुई? ये मुझे याद नहीं है, आप अपनी किताब में पढ़िएगा, उससे अंदाजा आपको हो जाएगा। ड्रामे का आगाज उर्दू में किसने किया? वाजिद अली शाह, हबीब तनवीर, प्रोफेसर मुजीब या कृष्ण चंद्र? चारों में से कोई एक। डी, कृष्ण चंद्र। मुझे जो लगता है ये हबीब तनवीर की वाले मामला है ना। बाकी आप देख लीजिएगा आपकी किताब के हिसाब से कौन सा सही है। जिसमें ड्रामा आपने पढ़ा है ना, जिसमें पैरोडी का था और पारसी ड्रामे का आगाज था, वो जो चीजें हैं वो सब इसी में आएंगी, उसमें आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको इसका जवाब मिल जाएगा। छपाई का आगाज सबसे पहले किस मुल्क में हुआ? चीन, जापान, जर्मनी, इंग्लिस्तान? चीन, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के तख्ता कलेद पर कितने बटन होते हैं? 104, 106, 108, 114? कीबोर्ड पर जितने बटन होते हैं वो तादाद आपको लिखनी है। किसका हाथ उठा मुसलसल? मदरसा कंज़े मरगूब, आप बता दीजिए भाई जी। आजमाइश ड्रामे में कुल कितने किरदार थे? 7, 8, 9, 10? मदरसा कंज़े मरगूब जी बिल्कुल। सिपाही, 2-3 औरतें, सेठ जी का नौकर और सेठ जी की खादिमा। पहला कंप्यूटर भारत में IBM कंपनी कब लाई? 80, 1901, 1952, 1960? मुझे याद नहीं है। जब कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं सबक, तो कंप्यूटर की तारीख में आपको ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। 1960। इस तरह आपका ये पेपर अपने अख्ताम को पहुंचा। देखिए जितने भी पेपर्स आपको अवेलेबल हैं आपको PDF की शक्ल में पहुंचा दिए गए हैं। आप उन पेपर्स को पढ़ें और उसके हिसाब से उन्हें हल करने की कोशिश करें। उससे आपको ये फायदा होने वाला है कि आपको टाइम के हिसाब से काम करने का अंदाजा हो जाएगा, जो आपके इम्तिहान में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दूसरे पेपर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।